अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम अगेन द कंटिन्यूएशन ऑफ द इंग्लिश किंग्स जो हमने शुरू किया था विलियम द कॉन्कर से, तो वहीं से लेकर हम एलिज़ाबेथ तक जाएंगे, क्वीन एलिज़ाबेथ तक। और इसमें हमने कुछ इंग्लिश मोनार्क को पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज हम कुछ और किंग्स को, कुछ और मोनार्क्स को देखेंगे और उनकी उनकी जो हुकूमत थी और किस तरह से लोग वहाँ पर रहते थे और लोगों की क्या कंडीशन थी, मुल्क की क्या कंडीशन थी। स्पेसिफ़िकली इंग्लैंड की हम बात करते हैं, तो क्योंकि इंग्लिश मोनार्क की हम बात करेंगे, उनके करंट्स अफेयर, उनके जो इंटरनल अफेयर्स थे और एक्सटर्नल अफेयर्स थे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन हर एक मोनार्क के। कुछ किंग्स को हमने पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था और कुछ किंग्स को हम आज डिस्कस करेंगे और डिफरेंट पॉलिटिकल इवेंट्स को भी हम देखेंगे। तो कल के लेक्चर का एंड हमने किंग जॉन से किया था कि किंग जॉन जो था वो एक फुलिश टाइप किंग था, एक वर्स्ट किंग था, जिसकी दौर में मैग्ना कार्टा भी हुआ था। और किंग जॉन वो आदमी था, वो किंग था जिसकी वजह से इंग्लैंड अपनी फ्रेंच टेरिटरी और बाकी जितनी टेरिटरी उसके पास होती है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड वगैरह की, वो अपनी सारी टेरिटरी और स्पेसिफ़िकली फ्रांस के साथ जो इलाके होते हैं वो ही लॉस्ट ऑल दोस टेरिटरीज हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि जब व्हेन इंग्लैंड लॉस्ट ऑल टेरिटरीज ऑफ द फ्रांस, तो फिर इंटायर फोकस शिफ्ट होता है इंग्लैंड का अपने मुल्क पर। और यहाँ पर लोग अपने लोगों को फोकस करते हैं, उनके लिए उनके पास टाइम होता है पॉलिसीज़ बनाने के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए काम करने के लिए। तो इसी दौरान फिर हमारे पास एंग्लो नॉर्मन का जो लिटरेचर है वो भी इसी दौर में हमें मिलता है कि क्योंकि यहाँ पर टू रेसेस जो थे, एंग्लो नॉर्मन और एंग्लो सैक्सन, ये एक साथ हुए थे और यहाँ से एक नेशंस बना था, इंग्लैंड एज ए नेशन सामने आया था। तो किंग जॉन के बाद जो किंग आता है वो है कि हेनरी द थर्ड। अब हेनरी द थर्ड की जो रूलिंग है वो तकरीबन 1216 से लेकर 72 तक है। वो भी अपने बाप की तरह बेवकूफ़ था, वो भी अपने बाप की तरह बहुत ही बुरा, बहुत ही वर्स्ट किंग था, बैड था। और उसकी जो ऐसी कोई ख़ास यूनिकनेस नहीं थी उसकी रूलिंग में जो वो उसको अपने फादर से डिफरेंट बनाए। तो जिस तरह से उसके फादर के बारे में कहा जाता था कि उसका फादर जो था वो एक वर्स्ट और एक फुलिश बेवकूफ़ टाइप किंग था, इसी तरह से हेनरी द थर्ड भी बिल्कुल उसी तरह से है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सब कुछ बुरा होता है तो उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें भी सामने आती हैं। और अच्छी चीज़ें कौन सी अच्छी चीज़ें थी, उनमें जो सबसे पहले जो अच्छी चीज़ें हेनरी के दौर में हुई कि इंग्लैंड को पहला पार्लियामेंट नसीब हुआ। इंग्लैंड फाउंड द फर्स्ट पार्लियामेंट। सो हेनरी ने जो क्या किया था कि इंग्लैंड को पार्लियामेंट दिया था। अब यहाँ पर पार्लिमानी निज़ाम आ गया था, पार्लियामेंट आया था और पार्लियामेंट में जो नोबल्स थे, अब यहाँ पर डिसीजन सिर्फ किंग नहीं लेता था बल्कि पार्लियामेंट में जितने भी लोग होते थे तो वो उस डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते थे और सब कुछ किंग के हाथों में अपनी ही था। उसके जो बैरन्स थे, सो बैरन्स क्या होते थे, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बैरन्स जो नोबल्स, जिसको नोबल्स भी कहा जाता है, तो ये एक जगह पर गैदर होते और एक ग्रेट काउंसिल बनाते। हम इसको काउंसिल भी कह सकते, एक ग्रेट काउंसिल बनाते। और ग्रेट काउंसिल जो था उसकी उसकी जो सरबराही जो कर रहा था, द ग्रेट काउंसिल वाज हेडेड बाय हुम। एक्चुअली इट वाज हेडेड बाय, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि द ग्रेट काउंसिल इसको हेडेड बाय सीमन। एक आदमी था जिसका नाम था सीमन डी मॉनफ्रेड उसका नाम था, सीमन डी मॉनफ्रेड, हु हैड मैरिड यहाँ पर टी नहीं लगाया मैंने, हम मॉन्टफ्रेड, जिसने शादी की थी, किससे शादी की थी, किंग के सिस्टर से, हेनरी द थर्ड की सिस्टर से इसने शादी की थी। ही मैरिड द सिस्टर of the king,
उसने किंग के बहन से शादी की थी, तो हम इससे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इसका ब्रदर इन लॉ था। तो किंग इसका ब्रदर इन लॉ था, तो हम उसकी उससे शादी की थी। और दे डिसाइडेड दैट, इसने डिसाइड किया था क्योंकि ये हेड कर रहा था पार्लियामेंट को। तो दे डिसाइडेड कि द एक्शन वर टू बी सुपरवाइज्ड बाय द कमेटी। Okay, whatever the action, the king would take the action, but the action would be supervised by the committee. So the seaman was killed, but however, the seaman was killed. Later on, इसको मार दिया जाता है. He was killed. He was killed in a battle, and this council called in the history Siemens Parliament. इसको Siemens के नाम से, Siemens Parliament के नाम से याद रखा जाता है। हिस्ट्री में इसको सीमन पार्लियामेंट कहा गया। उसके बाद क्योंकि ही वॉज द पर्सन हु गैदर्ड ऑल दोस बैरन्स टुगेदर, दे ब्रॉट अ रेवोल्यूशंस अगेंस्ट द किंग्स, एंड दे सेट अ पार्लियामेंट, एंड they decided that the action of the king, any kind of action of the king would be supervised by the committee. But however, the Seaman was killed, and the parliament जो था उसको Siemens parliament कहा गया। तो इस तरह से उसका एंड हो जाता है। एंड इन वाज कंटिन्यूड, और ये सीमन पार्लियामेंट जो था ये कंटिन्यू रहा था। फर्स्ट किंग ऑफ द जो हेनरी द थर्ड का जो बेटा आता है एडवर्ड द फर्स्ट, वहाँ तक ये चला जाता है। एंड उसके बाद इट बिकेम अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन टू चेक द मिस रूल ऑफ द किंग्स। तो यहाँ पर हम हेनरी द थर्ड की हमने बात की थी कि वो इतना ख़ास सही इंसान नहीं था, फुलिश था, बेवकूफ़ था। लेकिन यहाँ पर हाँ, हमें एक पार्लियामेंट, एक पॉजिटिव चेंज जो मुल्क में आई थी वो ये थी कि पार्लियामेंट था और हर एक एक्शन को सुपरवाइज किया जा रहा था। तो इंटायर फोकस जो था वो इंग्लैंड पर ही था। तो इस दौरान हम जब लिटरेरी डिस्कशन करेंगे इस पर, तो हम देखेंगे कि इसी दौर में फिर बहुत सारा लिटरेचर का वर्क भी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा थे, तो जिसकी वजह से इंग्लैंड का जो फोकस था वो इंग्लैंड के लोगों पर नहीं था, अनरेस्ट सिचुएशन थी। तो वहाँ पर कोई ख़ास इस किस्म का लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हुआ, बल्कि तकरीबन 150 साल तक, 150 ईयर्स तक ये दौर जो था इसको बैरन एज भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें नॉट अ सिंगल पीस ऑफ वर्क was produced in during this time period, क्योंकि विलियम द कॉन्करर एंड विलियम द रूफोस, और इस तरह से हेनरी द फर्स्ट, मिटिल्डा एंड स्टीफन, एंड देन हेनरी द सेकंड। तो इस तरह से हमने बहुत सारे किंग्स को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, और इनके हमने इम्प्लिकेशंस, जो उनकी जो डिसीजंस थे उनके इम्प्लिकेशंस को देखे थे, और किस तरह से कंट्री अफेक्ट कर रही थी उनके पावर से, उनकी डिसीजन से, उनके एम्बिशंस से। तो यहाँ पर हेनरी द थर्ड के बाद जो नेक्स्ट किंग आता है वो है हमारे पास एडवर्ड द फर्स्ट। एडवर्ड द फर्स्ट इज़ द नेक्स्ट किंग टू कम टू द थ्रोन ऑफ द इंग्लैंड। सो हेनरी एडवर्ड द फर्स्ट, अब एडवर्ड द फर्स्ट की जो रूलिंग है वो कहाँ से शुरू होती है? वो अब ऑब्वियसली बात है 72 में हेनरी द थर्ड की डेथ होती है, तो उसकी जो रूलिंग है वो 1272 से लेकर यहाँ तक 1272 से लेकर 1307 तक उसकी रूलिंग जाती है, और वो इंग्लैंड पर रूल करता है, इंग्लैंड का किंग मोनार्क बन जाता है। सो एडवर्ड फर्स्ट सबसे पहले क्या करता है, वो वेल्स को ही लॉन्च इन अटैक ऑन द वेल्स पर वो अटैक कर लेता है। एंड वो वेल्स को पर सिर्फ अटैक नहीं करता, बट एक्चुअली ही कॉन्कर्ड ही कॉन्कर्ड द वेल्स। और उसके बाद फिर वो टू शो दैट द कॉन्क्वेस्ट वाज टू बी परमानेंट, वो ही कॉन्फर्ड ऑन हिज सन द टाइटल ऑफ द प्रिंस ऑफ द वेल्स। वो उसका अपना बेटा जो होता है सन, उसको वो क्या करता है, प्रिंस, मुकम्मल प्रिंस ऑफ द वेल्स, इसका टाइटल उसको दे देता है, ताकि इसका जो कॉन्क्वेस्ट है, जो उसने कामयाबी हासिल की थी, वो उसको परमानेंट वहाँ पर करना चाहता था। सो ये एक्चुअली एक ऐसा टाइटल था, द टाइटल एवर सिंस हेल्ड बाय द एल्डेस्ट सन ऑफ द इंग्लैंड किंग्स। सो इन हिज अटेम्प्ट टू कॉन्कर, और उसके बाद जब यहाँ पर वेल्स से वो फारिग होता है तो वो सेकेंड अटेम्प्ट करता है, द सेकेंड अटेम्प्ट। अब लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में वो
सेकेंड अटेम्प्ट। अब सेकेंड अटेम्प्ट में वो स्कॉटलैंड की तरफ मूव करता है, और यही दौर था कि जब हम चौसर को पढ़ते हैं और चौसर के बाद हम जब स्कॉटिश चौसरियंस को पढ़ते तब हम वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट पोइट्री देखने को मिलती है। वहाँ पर रेजिस्टेंस मूवमेंट आते हैं, उसके उनकी जो हीरोइज़्म है, उनकी जो पोइट्री है, वो अपने हीरो को सेलिब्रेट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। और यही वजह थी कि किंग एडवर्ड द फर्स्ट ने स्कॉटलैंड पर अटैक किया था और स्कॉटलैंड को कॉन्कर करने की कोशिश की। सो ही कमिटेड मेनी एक्ट ऑफ क्रुएलिटी, उसने बहुत ज़्यादा एक्ट ऑफ क्रुएलिटी की थी वहाँ पर। एक्ट ऑफ, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि तो उसने बहुत ज़्यादा एक्ट ऑफ क्रुएलिटी का मुजाहरा किया था और बहुत ज़्यादा इनजस्टिस भी वहाँ पर स्कॉटलैंड में किया था। तो स्कॉटलैंड के लोग जो थे वो किंग एडवर्ड से बिल्कुल खुश नहीं थे, यहाँ तक कि नफ़रत करते थे, क्योंकि उसने इनजस्टिस एंड क्रुएलिटी की हद की थी अगेंस्ट द स्कॉट। लेकिन वो नाकाम हुआ। किंग एडवर्ड द फर्स्ट फेल्ड, ही फेल्ड टू कैप्चर द ही फेल्ड टू capture to capture Scotland, उसमें वो कम्प्लीटली बुरी तरह नाकाम हो जाता है। तो उसके बाद हिज सन एडवर्ड फिर यहाँ पर एंड्यूरिंग दिस अटेम्प्ट्स, बाकी तो वो ऐसे कुछ नहीं करता एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, तो इतने ज़्यादा रिफॉर्म्स नहीं लेकर आता, लेकिन ये कोशिश करता है कि वेल्स है या फिर जो स्कॉटलैंड है उसको मैं कंक्वर कर लूँ। हालांकि वेल्स पर वहाँ पर उसको कामयाबी मिल जाती है, लेकिन स्कॉटलैंड के पर जो स्कॉटलैंड के जो मिशन होता है, कहाँ स्कॉटलैंड को कैप्चर करने की जो कोशिश होती है, वहाँ पर वो बुरी तरह से नाकाम हो जाता है और इसी में उसकी डेथ भी हो जाती है। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट सन है एडवर्ड द सेकेंड, ये बहुत ही पपिट और बहुत ही फुलिश टाइप किंग था, जिसकी रूलिंग जो थी वो 1307 से 1327 तक उसकी रूलिंग आती है। यहाँ पर वो इंग्लैंड का किंग बनता है और ये एक व्हील किंग था, ये कोई डिसीजन नहीं ले सकता था, और ही वाज अ वेरी वीक किंग टू सक्सीडेड वेयर हिज फादर हैड फेल्ड एंड वाज डिफीटेड अगेन बाय द स्कॉट। ही आल्सो ट्राइड, इसने भी ट्राई किया था इस वीक किंग ने, द वीक, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि द वीक द वीक किंग also tried to capture Scotland, but like his father he failed in his मिशन, ये भी अपने मिशन में बुरी तरह से नाकाम हो जाता है। और एक तो उसका जो फादर था एडवर्ड द फर्स्ट, वो समहाउ इससे अच्छा था, लेकिन उसका बाप कामयाब नहीं हुआ, तो ये किस तरह से कामयाब हो सकता था। सो द स्कॉट इवन रेवेज द नॉर्थ ऑफ द इंग्लैंड, यहाँ पर जो स्कॉट थे उन्होंने दे रेवेज्ड द नॉर्थ, उन्होंने तकरीबन नॉर्थ पर उसने बुरी तरह से हमला किया था और नॉर्थ ऑफ द इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया था, और ये अपने आप को भी प्रोटेक्ट करने में बुरी तरह से नाकाम हुआ था ये किंग। द किंग वॉज डिपोज्ड एंड हिज सन एडवर्ड द थर्ड, अब इसको ही वॉज द फर्स्ट किंग जिसको तख्त से हटा दिया गया था, डिपोस्ट किया गया था। किसने किया था? इसके अपनी वाइफ ने। इसकी वाइफ बिलोंग टू द फ्रांस, उसकी जो वाइफ थी फ्रेंच वाइफ थी इसकी, एंड इसका फ्रेंच वाइफ ने विद द हेल्प ऑफ हर लवर, अपने लवर की मदद से, जो आल्सो बिलोंग टू द फ्रेंच एरिस्टोक्रेसी, और यहाँ पर स्कॉटलैंड को फ्रेंच की हेल्प भी हासिल थी, तो फ्रांस उनको स्कॉटलैंड को सपोर्ट कर रहा था। तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड का कारोबार था द किंग्स के द फ्रांस और द इंग्लैंड के दरमियान,
क्योंकि इंग्लैंड जो था वो सेंटर ऑफ द ट्रेड बन रहा था और जिसकी वजह से इंग्लैंड फ्रांस को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि अक्सर औक़ात इंग्लैंड जो था वो फ्रांस की जो ट्रेड थी उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर लेता था, जिसकी वजह से उसकी जो मईशत थी वो बढ़ जाती। तो इस वजह से इन दोनों के दरमियान जो टेंशन थी वो मज़ीद बढ़ रही थी और यही वजह थी, दिस वॉज द काज ऑफ द 100 ईयर। तो यहाँ पर जो एक एडवर्ड द सेकंड की जो वाइफ थी, जिसका एक लवर था जिसका ताल्लुक भी फ्रेंच से था, वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं और प्लॉटिंग के ज़रिए एडवर्ड द सेकंड को गिरा देते हैं, डिपोस्ट कर लेते हैं तख्ते। और उसके बाद फिर उसका जो बेटा होता है एडवर्ड द थर्ड वो आता है और एडवर्ड द थर्ड की जो रूलिंग होती है वो 27 से लेकर तकरीबन ये 77 तक चली जाती है, इसकी जो रूलिंग होती है। और ये दिस वाज द टाइम कि ये इस दौर में चौसर भी पैदा होता है और इस एज को हम एज ऑफ चौसर भी कह सकते हैं। लेकिन हम जब उसको लिटरेचर के हवाले से जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर हम इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। अब एडवर्ड द थर्ड जो था, जिसको हम एक ऐसा किंग था जिसने 100 ईयर वॉर स्टार्ट की थी विद फ्रांस। अब 100 ये जो इस किंग ने क्या किया था, सबसे पहले हम इसकी ये जो एक अहम इवेंट है 100 ईयर्स वॉर। अब ये 100 ईयर वॉर जो थी ये तकरीबन 116 साल रही थी, लेकिन इसको फिर भी 100 ईयर्स वॉर कहा जाता है क्योंकि ये वॉर जो थी ये 37 से लेकर 1453 में ख़त्म हो जाती है। तो तकरीबन ये 116 साल जंग होती है बिटवीन द फ्रांस एंड इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस। ये आपस में लड़ते हैं 116 साल इसको। और ये जंग एडवर्ड द थर्ड शुरू करता है विच कवर द रेन ऑफ द 5 इंग्लिश किंग। इसके बाद एडवर्ड द थर्ड के बाद तकरीबन 5 किंग्स आते हैं, जिसमें से रिचर्ड द सेकंड भी है। उसके बाद फिर हमारे पास अगेन हेनरी द फोर्थ आता है, फिर हेनरी द फिफ्थ है। तो तब जाके और हेनरी द 6 में फिर इस वॉर की एंड हो जाती है और दे एंडेड द वॉर। और उसके बाद फिर फ़ौरन 1455 में वॉर ऑफ रोज़ सिविल वॉर, ये 30 ईयर्स तकरीबन चलती हैं, वो शुरू हो जाती है। तो इंग्लैंड अगर हम शुरू से देखते हैं, जब से नॉर्मन्स आए हैं तब से इंग्लैंड कभी एक वॉर में तो कभी दूसरे वॉर में, तो इसलिए इसको मिडिवल एजेस, डार्क एजेस कहते हैं कि यहाँ पर इंटायर फोकस वॉर पर था, पावर शिफ्टिंग पर था। यहाँ पर कोई इतना एजुकेशन नहीं थी और यहाँ पर एजुकेशन के लिए जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत कम बनाई गई थी, लोगों को एजुकेट नहीं किया जा रहा था, लोग पावर्टी थे और यहाँ पर जो बस सिर्फ फाइटिंग थी, कब्ज़ा करना था, पावर लेना था। तो ये सारी चीज़ें उनके फोकस में थी। तो एडवर्ड द थर्ड जो होता है वो क्या करता है कि जब उसकी जो जैसे ही उसकी रेंज शुरू होती है तो सबसे पहले वो अपनी जो द लवर ऑफ हर मदर उसको मार देता है और उसके बाद अपनी माँ को कैद कर देता है। ही पुट हिज मदर इनटू द प्रिजन। और उसके बाद फिर क्योंकि उसकी माँ जो होती है वो, अभी मैंने कहा ना कि शी वाज अ फ्रेंच प्रिंसेस एंड ही क्लेम्ड द थ्रोन ऑफ द फ्रांस। अब यहाँ पर 100 ईयर वॉर की एक तो वजह ट्रेड थी, लेकिन दूसरी जो वजह थी वो ये थी कि उसने क्लेम किया था, ही क्लेम द थ्रोन ऑफ द फ्रांस व्हेन ऑन द डेथ ऑफ द फ्रेंच किंग चार्ल्स फोर्थ। जब किंग चार्ल्स फोर्थ ऑन द अदर हैंड, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, किंग चार्ल्स फोर्थ जो फ्रांस का था और जो फ्रांस का किंग था और उसकी माँ जो थी एडवर्ड द थर्ड की, बिलोंग टू द फ्रांस। तो यहाँ पर वो क्लेम कर लेता है, द थ्रोन ऑफ द फ्रांस को क्लेम करता है हेनरी द थर्ड। और यहाँ पर फ्रांस के लोग उसके साथ ये एक्सेप्ट नहीं करते। सो इट बिकेम नेसेसरी टू फाइंड एन आयर। अब यहाँ पर 1328 में किंग चार्ल्स द फोर्थ की डेथ हो जाती है, तो इसलिए नेसेसरी होता है फॉर द थ्रोन ऑफ द फ्रांस कि उनके लिए कोई आयर, कोई वायरस मिल जाए। वो क्या कर लेता है कि वो अपना क्लेम कर ले, अपना दावा कर लेता है कि आई वुड बी द किंग ऑफ द फ्रांस एंड आई वुड बी द किंग ऑफ द इंग्लैंड एज वेल।
लेकिन उसकी जो क्लेम है, हिज क्लेम वाज रिजेक्टेड एंड एडवर्ड बैन द एक्सपोर्ट ऑफ इंग्लिश वूल टू फ्लैंडर। फ्लैंडर जो इलाका होता है तो वो क्या कर लेता है, फ्लैंडर्स जो फ्रांस का इलाका होता है उसको जो एक्सपोर्ट होती है वूल की जो एक्सपोर्ट होती है उसको वो बैन कर देता है कम्प्लीटली। तो इंग्लिश वूल वहाँ बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो फ्लैमिश जो क्लॉथ्स होते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो कारोबार उनके क्लॉथ्स का होता है वो र्यून हो जाता है, तबाह हो जाता है। और इसके साथ साथ ये जंग शुरू हो जाती है। हाईलाइट तो इस जंग की ये थी कि द हाईलाइट ऑफ दिस प्रोट्रैक्टेड वॉरफेयर आर द इंग्लिश विक्ट्री ऑफ द सर्सी। यहाँ पर जब जैसे ही ये वॉर शुरू होती है तो यहाँ पर 3 मकामात पर पहले इंग्लैंड को कामयाबी मिलती है, जिसमें से हम पहले नंबर में पहले सर्सी का इलाका है। सेकंड नंबर पर जो हमारे पास जो इलाका आता है वो उसको हम पोर्शियर्स कहते हैं। और थर्ड नंबर पर जो एजन कॉर्ट, लेकिन एजन कॉर्ट जो विक्ट्री होती है वो हेनरी दी फिफ्थ के कर लेता है। लेकिन ये जो सर्सी एंड पोर्शियर हैं ये किंग एडवर्ड के ज़माने में फ्रांस इंग्लैंड को मिलती है और इसमें यहाँ पर फ्रांस को शिकस्त हो जाती है। तो एजन कॉर्ट एजन कॉर्ट जो होता है ये फिर हेनरी द फिफ्थ कर लेता है। तो इनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कामयाबी, द हीरो ऑफ द सर्सी जो होता है यहाँ पर हीरो ऑफ द सर्सी जिसकी वजह से कामयाबी मिलती है वो एडवर्ड द थर्ड हिमसेल्फ होता है। और पोर्शियस के मकाम पर जो ये जो मार्का होता है, ये जो फाइटिंग होती है, बैटल होती है 100 ईयर वॉर में, ये तकरीबन 1346 में होती है। और इसके अलावा पोर्शियर का जो ये जो मार्का होता है, ये जो मिशन या बैटल होती है, उसका जो बेटा होता है एडवर्ड द थर्ड का, जिसको ब्लैक प्रिंस, एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस जिसको कहा जाता था, वो ये तकरीबन 1356 में उसको यहाँ पर कामयाबी मिलती है। और एजन कॉर्ट जो होता है हेनरी द फिफ्थ तक 1415 में इस जो बैटल होती है 100 ईयर वॉर में, इसमें कामयाबी उसको मिलती है हेनरी द फोर्थ में। सो हमने ये देखा कि किस तरह से इंग्लैंड जो था वो बहुत ही टर्मियल अनरेस्ट सिचुएशन से गुजर रहा था। तो हम देखेंगे कि एडवर्ड द थर्ड जब 1377 में जब वो उसकी डेथ हो जाती है, सो ही वॉज सक्सीडेड बाय द ग्रैंड सन रिचर्ड द सेकेंड। रिचर्ड द सेकेंड वॉज द सन ऑफ द ब्लैक प्रिंस हु इज़ द हीरो ऑफ द पोर्शियर वॉर बैटल, जहाँ पर उसको कामयाबी मिलती है। अब यहाँ पर एडवर्ड द थर्ड के और भी बहुत ज़्यादा और भी सन होते, जिसमें से जॉन ऑफ गाउंड भी एक सन था जिसके साथ चौसर की लाइफ अटैच थी। उसके बाद लाइकेस्टर भी था, उसके बाद ग्लोकेस्टर भी था। तो इस तरह से जो सन थे उसके और भी बहुत ज़्यादा सन थे, तकरीबन 4 सन थे। और ब्लैक प्रिंस जो सबसे बड़ा था, तो उसका बेटा रिचर्ड द सेकेंड वो अपने दादा के बाद वो तख्त पर आता है, वो इंग्लैंड का किंग बन जाता है। और लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल इंसान था, जिसकी वजह से लोग उससे नफ़रत करते थे, गरीबों पर वो बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। तो हम ये सारे डिटेल को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।